हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम यानी कि क्लास 10 से यानी कि मैट्रिक के एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट और नोट्स आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप ही को फायदा होने वाला है, क्योंकि एग्जाम से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थ्योरी एंड न्यूमेरिकल आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ सब ज्वाइन और फॉलो करके और फ्री में क्विज और नोट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं हम। तो आपको कुछ नहीं लगता है लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में, और लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो आज जो है सो हम केमिस्ट्री और फिजिक्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे। अगर नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं वहाँ से, क्योंकि एग्जाम से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वरिष्ठ प्रश्न एवं उनके मानक समय है। तो यह जो है सो एमबीटी गाइड से। तो नेक्स्ट वीडियो जो है सो हम नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन बैंक या नहीं तो दूसरा आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कौन से गेस्ट से क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे सभी के सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2021 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज करेंगे। यह बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, जैवक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस से संबंधित चैप्टर वाइज। एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? चैप्टर से पूछेगा ही। तो हम चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, ये मेरा हमेशा से प्रयास रहेगा। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर जुड़ना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित जब भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए तो आपको सही समय पर उपलब्ध हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाते हुए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। मक्खी में जो है सो हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो ब्लड में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, तो मक्खी के पास ब्लड होता ही नहीं, तो हीमोग्लोबिन होगा कहाँ? और हीमोग्लोबिन तो ब्लड का यानी कि रक्त जिसको बोलते हैं या खून भी बोलते हैं उसको। तो रक्त क्या एक तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और इसमें क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। और किस जब कहीं कट जाता है तो किसके कारण रक्त जमता है? तो विटामिन किसके कारण? तो इसमें जमाने का काम कौन सा करता है? तो विटामिन हिपेरिन नामक जो है सो इसमें जमाने का काम करता है। और जब रक्त का यानी कि जब पैर में लैक्टिक अम्ल जम जाता है तो किसके कारण? तो विटामिन के कारण। तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो मक्खी में पाया जाता है। जबकि बर्ड यानी पक्षी में पाया जाता है, मनुष्य में पाया ही तो जाता है, क्योंकि हम लोग मनुष्य में ही तो आते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग इकट्ठे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कुल अटेम्प्ट करने के बाद आपको कितना सही हुआ। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट है, एनीमिया। एनीमिया जो है सो हीमोग्लोबिन की कमी से बीमारी होता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, जिसके कारण जो है सो ब्लड लाल होता है, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन। और इसका जीवन कितना होता है? तो 120 दिन का जीवन काल होता है लाल ब्लड का। तो अगर बच्चा भ्रूण अवस्था में है, जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है तो बच्चा का ब्लड जो है सो कहाँ तैयार होता है? तो मेसोडर्म में यानी कि लीवर में। और वहीं जब सियाना आदमी का बात किया जाए मनुष्य का, तो वो जब माँ के गर्भ से बाहर निकल जाता है तो उसका खून का यानी कि ब्लड कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। आप लोग को अस्थि मज्जा कहाँ मिलेगा बता देते हैं। आप लोग मुर्गा के या किसी भी मुर्गा का जब मांस खाते हैं तो देखिए हड्डी जब खाते होंगे तो देखिए हड्डी में जो है सो बीच में जाली टाइप का मच्छरदानी टाइप का रहता है, वही अस्थि मज्जा है जो हड्डी के अंदर खून बनने का तैयार होता है, खून बनता है वहीं पे। और इसका जीवन काल यानी कि खून यानी कि जो है सो आरबीसी कितना दिन तक जीवित रहता है? तो 120 दिन तक जीवित रहता है। और डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशंस का जो जीवन काल होता है वो सिर्फ 4 डेज का होता है। कितने दिन का होता है? तो सिर्फ 4 डेज का होता है। और इसका 120 डेज का होता है, यानी कि 4 महीना
लाल खून का यानी कि रेड ब्लड का जो है सो जीवन काल होता है। और मधुमेह होता है किसके कारण, तो इंसुलिन की कमी के कारण जो है सो मधुमेह रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है सो द प्रसिद्ध माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखा गया था। तो रॉबर्ट हुक किसके खोज किए थे, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे। तो ये किसने मरा हुआ कोशिका का यानी कि मृत कोशिका का खोज किए थे, इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं इसे। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के, और कब किए थे, तो 1664 ईस्वी में किए थे। 1664 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज किए थे और यह मृत कोशिका की खोज की थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका राइट आंसर क्या था, तो डी था। नेक्स्ट है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का, अगर पौधों यानी कि प्लांट और एनिमल के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या विज्ञान कहलाता है, कोशिका विज्ञान से। और जब टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे ऊतक विज्ञान कहते हैं। टिश्यू को ऊतक कहते हैं हिंदी में, ऊतक विज्ञान कहलाता है, टिश्यू साइंटिफिक कहलाता है। और जीनों के बारे में अध्ययन करना आनुवंशिकी कहलाता है। तो आनुवंशिकी का अध्ययन किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और ग्रेगर मेंडल साहब ने किस पौधे पर खोज किया था, तो मटर के पौधे पर जो है सपना खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट है कि मानव हृदय घिरा हुआ रहता है। जो मानव का हृदय है, जो हम लोग का हृदय है, वो कौन सा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, कौन सा जाली से घिरा हुआ रहता है। जाइलम तो होगा नहीं, प्लाज्मा ये तो ब्लड में पाया जाता है, ये होगा नहीं। फ्लोएम ये भी प्लांट यानी कि पेड़ पौधा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से है जो हम लोग का हृदय ढका हुआ रहता है। तो चलिए जाइलम क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। जाइलम जो है सो पेड़ पौधा में पाया जाता है यानी कि प्लांट सेल में पाया जाता है। यह सिर्फ पेड़ पौधा को पृथ्वी से जल ले जाने का काम करता है। जाइलम जो से जाइलम और पेड़ पौधा में सभी अंगों तक, सभी तना या पत्तियों तक जाइलम द्वारा जल नीचे से ले जाया जाता है। फ्लोएम का काम है खनिज लवण धरतियों से चूसकर खनिज लवण पेड़ पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। और प्लाज्मा जो है से 55 से 60% प्लाज्मा जो है सो पाया जाता है। तो खून है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा जिसमें 60 से 55% पाया जाता है, और उसके बाद रक्त रुधिराणु जो 40 से 45% से बना होता है, जिसमें ब्लड जो है सो 3 चीज से बना होता है। WBC RBC, ब्लड में 3 चीज मिला हुआ रहता है, WBC RBC WBC और जो है सो प्लाज्मा यानी कि प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है तो इसके राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रक्त में इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही हम डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर जो है सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही हम डिस्कशन कर चुके हैं कि हीमोग्लोबिन से संबंधित है। तो रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो है सो रक्त लाल दिखता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है यानी कि जिसका संकेत होता है Fe। नेक्स्ट है और हिपेरिन नामक किस्म द्रव पाया जाता है जो हवा के संपर्क में आने पर यह जमा देता है। ये 2 से 5 मिनट के अंदर जिसमें जम जाता है वो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जो है उसका टेटनेस होने का और उसमें जो है सो एक बीमारी हीमोफीलिया पाया जाता है जिसके कारण वो नहीं जम पाता है। तो सबसे पहले विक्टोरिया की महारानी एलिजाबेथ में पाया गया था। नेक्स्ट है कि शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाला रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है।
तो शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त, शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन जनित यानी कि ऑक्सीजन उसमें ब्लड में मिला हो, तो वो ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, तो फेफड़ा में। हम लोग सांस किसके माध्यम से लेते हैं, तो फेफड़ा के माध्यम से लेते हैं हम लोग सांस। लेकिन मार्ग जो है सुनासिक छिद्र है, तो फेफड़ा में हमारा ब्लड जाता है, वहाँ पर जो है सो ब्लड आता है और फिर शुद्ध ऑक्सीजन को है सो लेकर चला जाता है। तो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने वाले वाहिनियों का क्या क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए में है धमनी, ऑप्शन बी में है शिरा, ऑप्शन सी में अलिंद, ऑप्शन डी में है निलय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है धमनियाँ। धमनियाँ जो है सो हमारे शुद्ध रक्त को और शुद्ध ऑक्सीजन जनित मिला हुआ यानी कि हमारा ब्लड है जो ऑक्सीजन ढोने का काम करता है, यानी कि सभी जगह हमारे शरीर के सभी पार्ट पुर्जा में जो है ऑक्सीजन लेकर ब्लड आता है, फेफड़ा से ऑक्सीजन मिलाकर और सभी अंगों तक पहुंचाता है। तो शुद्ध ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं, तो धमनियाँ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं हर बार आके, तो क्वेश्चन को हमारा सजेशन यही रहेगा, क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक कहीं भी पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और तभी आंसर दीजिए, तो आपका आंसर सटीक आंसर होगा, या मेरा विश्वास है, मानिए आप लोग। तो पादप में जाइलम का क्या काम होता है, यानी कि पेड़ पौधा में, क्वेश्चन इसका है कि पेड़ पौधा में क्या पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम, तो प्लांट में ही पाया जाता है। तो जाइलम का क्या काम है, तो जाइलम का काम है सीधा सी बात है जल का वहन करना, यानी कि वहन मतलब ढोना, जल का ही ढोता है, भोजन का वहन करता है फ्लोएम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है जलोयम। जलोयम जो है सो जल का स्थानांतरण करता है, परिवहन करता है पेड़ पौधों में पृथ्वी से लेकर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी किसे कहते हैं, वैसा जीव जो अन्य जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी कौन बना सकता है, सिर्फ पेड़ पौधा ही बना सकता है, और इसका उदाहरण ही पेड़ पौधा होता है, प्लांट होता है। तो स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, यानी कि खाना बनाने के लिए जिस तरह हम लोग का जलावन का जरूरत पड़ता है, चूल्हा का जरूरत पड़ता है, लकड़ी का जरूरत पड़ता है, ईंधन का जरूरत पड़ता है, उसी तरह स्वपोषी के लिए पेड़ पौधा का सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ चाहिए, तो पहला नंबर तो क्लोरोफिल चाहिए। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो हरा पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो जहाँ पेड़ पौधा का जो जिस भाग में हरा होता है वहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर आप लोग का एक डाउट होगा कि सर पतझड़ में तो पत्ता झड़ जाता है तो पेड़ पौधा कैसे बने, तो आप लोग ताना देखे होंगे, पत्ता से जस्ट नीचे थोड़ा सा ताना छोटा हुआ निकला रहता है, वो देखिएगा हरा रहता है। तो जब तक पेड़ पौधा का पत्ता झड़ जाता है तो भोजन बनाने का जो काम है वही ताना यानी कि पतला पतला टाइप का स्टेम जो होता है ताना वही करता है। पतझड़ के मौसम में फिर पत्ता निकलता है तो फिर पेड़ पौधा का जो पोषण ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है पत्तियों द्वारा, क्योंकि पत्तियाँ काफ़ी हरा भरा होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या है, तो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का होना जरूरी है क्योंकि पेड़ पौधा क्लोरोफिल तभी पाएगा जब पेड़ पौधा जीवित होगा, वह सूखा हुआ होगा या मृत्यु होगा तो उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, तो भोजन नहीं बना सकता है किसी भी हालत में। नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश का होना जरूरी है क्योंकि उसका टेम्परेचर मिलेगा तो वाष्पित होगा, गर्म होगा। उसके बाद ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से तथा जल मिल ही जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा क्योंकि उपरोक्त सभी यानी कि स्वपोषी के लिए क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल चाहिए, उपरोक्त डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है, अगर कैसा श्वसन किया जाता है जिसमें जो है सो अधिक ऊर्जा निकल जाती है, वायवीय, अवायवीय या ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए वायवीय श्वसन में है जो हम जब सांस लेते हैं तो अधिक ऊर्जा निकलती है वायवीय में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े रंध्र पाए जाते हैं, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि सांस लेने के छिद्र, रंध्र मतलब होता है छेद, कितने पाए जाते हैं छिद्र। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है 6। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो 6 जोड़ा रंध्र जो है यानी कि छिद्र पाया जाता है तिलचट्टा में सांस लेने के लिए। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होता है तो इनमें से क्या नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है कि पानी का टूटना, यानी इसमें पानी टूटता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में।
ऑप्शन बी में है CO2 का मुक्त हो जाना यानी कि विलुप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। ऑप्शन सी में ऑक्सीजन मुक्त होना है। ऑप्शन डी में है CO2 का उपयोग। तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होता है तो उसमें कौन सी क्रिया जो है सो नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 का मुक्त होना, यह क्रिया नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है। तो ऑप्शन ए में है कोटपाद, ऑप्शन बी में है परिवहन, ऑप्शन सी में है भोजन स्थानी, ऑप्शन डी में है केंद्रक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, कोटपाद द्वारा जो है सो अमीबा भोजन का ग्रहण करता है। तो अमीबा मान लीजिए इस तरह का अमीबा है, मान लीजिए इस तरह का अमीबा है, यहाँ पर न्यूक्लियस है। जब इसका जो है सो इसमें विखंडन द्वारा जो होता है जनन होता है, मानकर चलिए कि यहाँ जो है सो यह दो भागों में बढ़ जाता है। जब इसका जो है सो विखंडन होता है तो यहाँ से दो भागों में बढ़ जाता है, आधा न्यूक्लियस इधर आधा न्यूक्लियस इधर होता है। तो जिस सेल से जो है जिस अमीबा का जो टूटता है वो मदर सेल कहलाता है, और जो इससे जो टूट कर बना है वो डॉटर सेल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, कोटपाद द्वारा जो है अमीबा का भोजन अंत ग्रहण करता है। मान के चलिए ये अमीबा है, अमीबा यहाँ पर भोजन है, तो यहाँ पर भोजन है तो ये धीरे 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 आकर यह मिल जाता है और इसमें अपने आप में समाहित कर लेता है। चलिए नेक्स्ट है कि अमीबा में अधिकांशतः पोषण कैसा होता है। अमीबा में अधिकांशतः पोषण कैसा होता है। तो यानी कि शाकाहारी होता है या अंतग्रहण होता है या सर्वाहारी होता है या स्वपोषी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर यानी कि 14 का वो ऑप्शन नंबर बी है, अंतग्रहण होता है। कैसा होता है, अंतग्रहण होता है। शाकाहारी किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जंतु जो सिर्फ साग सब्जी ही खाते हैं, यानी कि मांस का यूज नहीं करते, मांस मीट का, वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे कि हो गया पेड़ पौधा, कुछ भी ऐसा भी पेड़ पौधा है जो मांसाहारी भी होते हैं। उसके बाद है सर्वाहारी, शाकाहारी में भी जो खरगोश आ जाएगा। और सर्वाहारी का मतलब होता है वो साग सब्जी यानी कि हरा घास फूस भी खा सकता है, साग सब्जी भी खा सकता है और मीट मांस मछली भी खा सकता है, यानी उसे सर्वाहारी कहते हैं। और मांसाहारी उसे कहते हैं जो सिर्फ मांस ही खाता है, जैसे कि शेर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन करती है। यानी कि मछलियाँ हम लोग किस अंग के द्वारा सांस लेते हैं, तो फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं। तो मछलियाँ का भी तो सांस लेती है ना, दुनिया में कोई भी चीज़ है जो जीवित वो सांस लेती है, पेड़ पौधा भी सांस लेती है। तो मछलियाँ किस अंग के द्वारा सांस लेती हैं। तो ऑप्शन ए में है फेफड़ा, ऑप्शन बी में ट्रैकिया, ऑप्शन सी में है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी में है गिल्स से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, गिल्स द्वारा है। यह जो मछली है, यह मछली है, यहाँ पर जो इस तरह का पाया जाता है, इसके अंदर आप देखेंगे तो रेड कलर का होता है, वही उसी को गिल्स कहते हैं। तो उसी के द्वारा जो सांस लेता है, जो फैलाता है, तो जब मुंह आगे से फैलाता है, यहाँ से जब मुंह फैलाता है तो इसमें से जल लेता है, और जल में क्या घुलित रहता है, ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन यहाँ पर लेता है और करता क्या है कि जब ये ऑक्सीजन जल घोट जाता है अंदर पीता है, तो उसके बाद ये गैस जो है यहाँ से अपना गलफाड़ा खोलता है और इसके माध्यम से जल को निकाल देता है, और उसी गैस के द्वारा जो है सो ऑक्सीजन उसमें से छान लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होती है, किस में होता है, कवकों में होता है, जंतुओं में होता है, हरे पेड़ पौधों में होता है या परजीवियों में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है कि पेड़ पौधे में ही सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बाकी अन्य सारे में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगा, जब पेड़ पौधा हरा होगा। जब हरा होगा तो वास्तविकता है कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो वह जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो कौन सी गैस छोड़ता है,
तो वो CO2 मुक्त करता है, और CO2 जो मुक्त करता है, सॉरी ऑक्सीजन मुक्त करता है, और ऑक्सीजन जब छोड़ता है वह, तो हम लोग जो है सो ऑक्सीजन लेते हैं, और हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो यूज करता है। चलिए नेक्स्ट है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास जो है सो हम लोग करते हैं छोड़ने और लेने की। तो जब हम लेते हैं तो निश्वसन, और छोड़ते हैं तो निश्वसन की क्रिया होती है, तो दोनों होगा निश्वसन और निश्वसन। तो हम यहाँ कहता है कि छोड़ने और लेने की, तो ऑप्शन श्वासोच्छ्वास सही है, श्वासोच्छ्वास। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, तो 72 बार लेते हैं, और जबकि वही बार देखा जाए तो बच्चे का, तो वह जो है सो 1 मिनट में हम लोग 72 बार सांस लेते हैं, जबकि वही जो है, और हम लोग 1 मिनट में कितना कै लीटर ऑक्सीजन लेते हैं, तो 5 से 6 लीटर सांस लेते हैं ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है सो आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से जब ऑक्सीजन की कमी हो जाता है तो पैरों में या शरीर में जो है लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिसके कारण जो है सो हमारा पैर हाथ जो है सो दर्द करने लगता है लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वो सिरका में पाया जाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है, तो C6H12O, यानी कि कार्बन 6, कार्बन का संख्या परमाणु संख्या भी 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो आप 1 याद रखिएगा, 2 को थोड़ा सा भूल जाइएगा। उसके बाद है क्या, जो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो यहाँ पर 6 है, तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, ऐसे याद रख सकते हैं, किसी भी तरह का याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान यानी कि अदला बदली के लिए क्या होता है, जड़ होना चाहिए, जड़, रंध्र, तना या टहनी, किसका जो काम है पौधों में गैसों का आदान प्रदान यानी कि लेना और छोड़ना, किसका काम है, पौधे के कौन से भाग को। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, रंध्र। रंध्र मतलब क्या होता है, तो छिद्र इसी को बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। ये आप लोग जब पत्ता को देखिएगा, इस तरह का पत्ता या किसी भी तरह का पत्ता होता है, तो इसमें तो छोटा दाना टाइप का यानी कि छिद्र बुझाएगा, आप लोग सही से देखिएगा तो। चलिए नेक्स्ट है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन यानी कि जल का आवागमन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में परासरण द्वारा, ऑप्शन बी में चालनी नलिकाओं द्वारा, ऑप्शन सी में विसरण द्वारा, ऑप्शन डी में जाइलम वाहिकाओं द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, विसरण द्वारा जो है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन यानी कि ढोने का काम विसरण द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 21 कि पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी एवं घुलित खनिजों का पौधों में, इसका कहना है कि जल को और खनिज लवण को पृथ्वी से पौधों में कौन से भाग करता है। ऑप्शन ए में है जाइलम नलिकाओं द्वारा, ऑप्शन बी में फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन सी में द्रुतक द्वारा, ऑप्शन डी में है द्रुतक द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का, तो ऑप्शन नंबर ए, पानी एवं घुलित खनिज को पौधों में स्थानांतरण किसके द्वारा करता है, जाइलम नलिकाओं द्वारा। तो पानी में जो घुलित उसी को कहते हैं जो पानी में घुल जाता है, जो तत्व जो पदार्थ पानी में घुल जाता है उसे घुलनशील कहते हैं, जो पानी में नहीं घुलता है उसे अघुलनशील कहते हैं। तो पानी में घुले हुआ क्या कहता है, पानी एवं घुलित खनिजों का, तो पानी में घुला हुआ खनिजों का पौधों में स्थानांतरण यानी कि पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का काम किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए, जौ से जाइलम और जौ से जल होता है, और फ्लोएम जो है खनिज लवण का पहुंचाता है। तो यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से कि पानी एवं घुलित, ये पानी में घुलित यानी कि पानी में घुला हुआ खनिजों का,
तो पानी में जो घुला हुआ खनिज है उसको जाइलम द्वारा परिवहन किया जाता है नलिकाओं द्वारा। और सिर्फ खनिज को पूछा जाए तो यह फ्लोएम होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आ ही गया। पौधों में खाद्य पदार्थों का यानी कि उसका जो जल का जो काम होता है वो जाइलम ले जाता है, और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, जब पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर किस रूप में किया जाता है उसको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सुक्रोज के रूप में जो है ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा जाता है स्टार्च के सुक्रोज के द्वारा। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6। तो आप लोग को इतना बार रिपीट करा देंगे कि आप लोग को याद नहीं हो जाएगा। आप लोग एक बार दो बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा बीच करके। तो C6H12O6 आप हिंदी में भी याद रख सकते हैं। कार्बन का संकेत यानी कि C होता है और परमाणु संख्या 6 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 12 है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। और ऑक्सीजन का 8 होता है, तो C यहाँ पर जो है सो 6 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सुक्रोज। तो प्रोटीन है यहाँ पर, तो कुछ डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। प्रोटीन स्टार्च किस में पाया जाता है, स्टार्च को पचाना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। प्रोटीन फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज क्या है, तो ऑप्शन नहीं है, तो चलिए फ्रुक्टोज के बता देते हैं कि जितना भी मीठा से मीठा चीज़ होता है वो फ्रुक्टोज ही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रुक्टोज ही मीठा होता है। प्रोटीन, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो दाल और सोयाबीन होता है। तो बच्चा को 5 से 6 साल से लेकर और 14, 15, 16 साल तक के बच्चों को प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि इसे जो है सो वृद्धि में यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और काफ़ी लाभदायक सिद्ध है प्रोटीन। और इसका अच्छा स्रोत जो है सो दाल है या सोयाबीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 के पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है। तो पौधे में किस क्रिया के द्वारा जो है बाहर से ऑक्सीजन को पेड़ पौधा के कोशिकाओं में यानी कि अंगों में पहुंचाया जाता है, किस माध्यम से। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए है, विसरण विधि द्वारा जो है सो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को पेड़ पौधे की कोशिकाओं में अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है, किस में पाया जाता है, जंतुओं में, जाइलम में। जाइलम किस में पाया जाता है, पेड़ पौधा में। तो जाइलम यानी कि इसका समझ लीजिए सीधा सी पेड़ पौधा यानी कि प्लांट या फलों में, ये भी पेड़ पौधा हो गया, ये भी पेड़ पौधा का भाग है, या एक कोशिकीय पौधों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, सिर्फ फ्लोएम में। क्या पाया जाता है, फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती है, कहाँ, फ्लोएम में चालनी नलिकाएं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए नेक्स्ट है, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2021 का फर्स्ट सेकेंड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2022 में भी जो है सो 23 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक साल गैप हो जाएगा। और यह जो है सो 2021-22 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी है। यह MBD गैस है। तो आप लोग इस वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो लाइक करने से आप लोग को कुछ जाता ही नहीं। और इस वीडियो से संबंधित फ्री में नोट्स चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय DK के नाम से, या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्यूज भी हम अटेम्प्ट करवाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि RBC की जीवन अवधि कितना होता है, तो 120 दिन का होता है, हम बता दिए हैं। और WBC का जीवन अवधि कितना होता है, तो सिर्फ 4 दिन का होता है। तो WBC की जीवन अवधि कितना होता है RBC का, तो 120 दिन का होता है। और RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो रेड ब्लड कॉर्पोरेशंस होता है। और ये जब RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो वयस्क मानव में जो है यानी कि भ्रूण अवस्था में जो है मेसोडर्म में यानी कि लीवर में होता है RBC का निर्माण। बच्चा में जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है, तो इसका खून का जो यानी कि ब्लड का जो निर्माण है वो मेसोडर्म यानी कि कीर्त में, लीवर में हो रहा होता है। और जब यह माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो जब हम लोग का जो ब्लड का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। तो आप लोग मुर्गा का हड्डी या हड्डी देखे होंगे, तो हड्डी के अंदर देखिएगा तो आप लोग जाली के टाइप का सामान इस तरह का दिखता है। वही उसी तरह में उसी में जो है सो ब्लड का निर्माण होता है। और ब्लड मरने के बाद जो है सो कहाँ चला जाता है, तो स्प्लीन या तिलिया में चला जाता है। उसको ब्लड बैंक भी यानी कि
ब्लड का कब्र स्थान कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, बी एवं सी। एपिडर्मिस एवं फ्लोएम, एपिडर्मिस और फ्लोएम ऑप्शन नंबर बी एवं सी जो है सो संवहन उत्तक है। नेक्स्ट है प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। उत्सर्जी पदार्थ जो जिसका काम हमारा शरीर में नहीं है, जैसे कि मलमूत्र हो गया, पैखाना हो गया, ये सब, तो यहाँ पर प्रोटोजुआ अपना शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को, मलमूत्र को कैसे निकालता है, किस विधि द्वारा निकालता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, विसरण विधि द्वारा जैसे। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, मान लीजिए कि जब अवशेष उत्सर्जी पदार्थ, जिस पदार्थ को शरीर के अंदर किसी चीज़ का काम ही नहीं है, तो उसको विसर देना ही है, भुला देना ही, यानी कि शरीर से निकाल कर भुला देना ही काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विसरण, यानी कि विसर देना है विसरण विधि द्वारा। नेक्स्ट है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा जैसे कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है। तो भात में पाया जाता है। तो फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, किस में होता है। ग्लूकोज के रूप में होता है, फ्रुक्टोज के रूप में होता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मीठा पाया जाता है वो फ्रुक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज, तो लैक्टोज जो है सो दूध में पाया जाता है, क्योंकि दूध की शुद्धता लैक्टोज से मापी जाती है। सुक्रोज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज के रूप में जो है फ्लोएम उत्तकों का कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। रंध्र द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा या टहनी द्वारा। देखिए 20 और 20 में फर्स्ट शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफ़ी यहाँ से जो क्वेश्चन हमारे वीडियो के माध्यम से पूछा जाता है, तो हम एक एक नंबर आपको लिए, एक भी नंबर छूटने नहीं देंगे, ये मेरा प्रयास है। तो आप लोग सिर्फ इतना प्रयास दिखाइए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रंध्र, यानी कि छिद्र के माध्यम से है जो पौधे में गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से तेज हृदय धड़कन किसका होता है। सबसे तेज इनमें से किसका हृदय यानी कि धड़कन जो है सो धड़कता है। व्हेल का, यानी कि व्हेल का, या चूहा का, या हाथी का, या आदमी का। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चूहा का। चूहा का जो है सो हृदय काफ़ी तेज धड़कता है हम लोग के मामले में। चूहा यानी कि RAT, रैट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। तो मनुष्य के ट्रैकिया में क्या पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय मनुष्य के ट्रैकिया में पाया जाता है। तो हड्डी कितने प्रकार के होते, तो उपास्थि और अस्थि होता है हम लोग में। तो उपास्थि के बने होते हैं क्या, मनुष्य में ट्रैकिया। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। आज के लिए इतना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके जो है सो हम चैप्टर वाइज वीडियो को बना देंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है सो आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा सही समय पर। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ।